हाँ जी, क्लास 9 वेलकम अगेन जी। बेटा टॉपिक अपना क्या चल रहा है? फोर्स। एक ब्रेक हो गया आपके एग्जाम के कारण, लेट हो गए अपने लेक्चर्स। चलो कोई ना, कर लेंगे, सारा काम कवर अप कर ही लेना हमने। तो बेटा फोर्स वाला चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने अभी तक जो कवर अप किया होगा वो कर लिया हुआ है हमने। एक तो तीनों लॉज ऑफ मोशन बेटा कवर अप किए, बीच में ही कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम आया, और कुछ हमने बेटा क्या किए, न्यूमेरिकल्स। ओके, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लिए, वो लाइव में किए हमने। ओके, अब आज का जो मेन टॉपिक है ना बेटा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, इसका प्रूफ भी करेंगे, इसको डिस्कस भी करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। टाइम रहेगा तो एक आधा न्यूमेरिकल भी बीच में करवा देंगे। तो हेडिंग डाल लो आज की, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेटा जी। अच्छा, लीनियर मोमेंटम को हम आमतौर पर मोमेंटम ही बोल देते हैं, बोल दिया करेंगे, वो अंडरस्टूड है कि हम लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है बच्चे, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब पहली बात तो यार याद कर लो, ये लीनियर मोमेंटम क्या चीज है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसका कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, करते हैं डिस्कस। तो हमने बोला वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके लिए पहली बात, ये लीनियर मोमेंटम बेटा किससे डिनोट करते थे? पी से हम इसको डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है इसका? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें कंजर्वेशन में बेटा पहले कंजर्वेशन का मीनिंग समझो। कंजर्वेशन मीन्स किसी भी चीज का चेंज ना होना, उसका एज इट इज रहना, उसका खत्म ना होना, उसका वेस्ट ना होना, उसका चेंज ना होना, ना कम होना ना ज्यादा होना। यहां पे वर्ड क्या यूज कर देते हैं हम? कंजर्वेशन यूज कर देते हैं। ओके, सुनो बेटा बात, स्टेटमेंट में बाद में बोलता हूं। पहले मैंने बोला कि ये मान लो कोई सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम हम किसी भी चीज को कह सकते हैं। ये रूम जो है आपका, जो क्लासरूम है, ये अपने आप में क्या है? सिस्टम है। ओके, इस रूम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जिसमें हम भी हैं, जिसमें वो जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, वो उस सिस्टम का हिस्सा है। अब सिस्टम के कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से सिस्टम का मतलब हो गया कि जो भी सिचुएशन अंडर स्टडी है उसको हम क्या कह देते हैं? सिस्टम कह देते हैं। अब ये रूम है, रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए यही क्या है? सिस्टम है। अगर दो बॉल्स हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, टक्कर लगने से उनकी स्पीड में चेंज वगैरह होता है, और मैं उन दो को स्टडी कर रहा हूं, तो वो दो ही क्या है? मेरा सिस्टम हो गए, और वो दोनों क्या हो गए? पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम हो गए। तो सिस्टम आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो व्हाट इज सिस्टम? इट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हमारी स्टडी का हिस्सा है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं? सिस्टम। तो ये मान लो एक सिस्टम है और सिस्टम के कुछ पार्टिकल्स हैं। मान लो सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, ये दो क्या हो गए?
सिस्टम के पार्टिकल्स हो गए, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, फिलहाल चलो हमने 2 ही लिए। तो ये बेटा सिस्टम हुआ, ये 2 सिस्टम के पार्टिकल्स हुए, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए यही सिस्टम है। अब एक वर्ड अपनी जब स्टेटमेंट आएगी ना, उसमें एक वर्ड आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, आइसोलेटेड सिस्टम। अब बेटा आइसोलेशन का मतलब अलग थलग। आजकल कोरोना में ये आइसोलेशन वर्ड, आइसोलेशन 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 वार्ड है जी, आइसोलेट करके रखे हैं जी पेशेंट। तो आपने आइसोलेटेड वर्ड खूब सुन लिया, उसका मीनिंग मतलब सबसे अलग, जिसका बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, ना बाहर वाला अंदर जा सकता है ना अंदर से बाहर कोई आ सकता है। अब सिस्टम में आइसोलेटेड वर्ड यूज किया मतलब, अब फिजिक्स के हिसाब से देखो तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो बाहर की दुनिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकता। आपस में ये दोनों पार्टिकल है, सिस्टम के में 2 ही पार्टिकल हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। 4 होंगे तो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, 16 होंगे वो भी आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो बाहर वाली जो सराउंडिंग्स है उससे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इफ इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम तो ये बाहर की चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपस में ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरेक्शन का डे टू डे लाइफ में मतलब तो बातचीत हो सकता है, बट फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब होगा कि वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं कि नहीं, एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं, मोमेंटम का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक वर्ड क्या क्लियर होना चाहिए हमें, सिस्टम। क्या बोला मैंने सिस्टम के बारे में, इट इज यार पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी। यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हमारी स्टडी का पार्ट है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें 2 पार्टिकल हो सकते हैं, 50 पार्टिकल हो सकते हैं, हम पूरे के पूरे शहर को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए वही क्या हो गया, सिस्टम हो गया। हम 2 ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से टकराते हैं, ये हम उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए वो सिस्टम हो गया, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। आइसोलेटेड सिस्टम, द सिस्टम which cannot interact with surroundings, which cannot interact with surroundings। इंटरेक्शन का मतलब है यहां पर एक्सचेंज ऑफ स्पीड, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर वो आइसोलेटेड है तो बाहर की सराउंडिंग्स के साथ, ये सराउंडिंग्स हैं, इफ इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम तो सिस्टम के जो मेंबर्स हैं उसका सराउंडिंग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, एक दूसरे की, एक की स्पीड कम हो सकती है, दूसरे की बढ़ सकती है, आपस में जो भी हो जाए। बाहर से ना इन पे कोई फोर्स लगता है और ना ये बाहर किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, अंदर ही अंदर। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब which is isolated from the surrounding। आइसोलेटेड सिस्टम के क्या है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो मेंबर्स MEMBER members of the system cannot interact with सराउंडिंग्स। बेटा वो सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब इंटरेक्शन का मतलब यहां पर फिजिक्स में क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड एक्सेट्रा। अब यहां पे इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं जी, बातचीत कर रहे हैं। यहां पे इंटरेक्शन का मतलब ये है। तो 2 बातें हुई यार, एक सिस्टम पता लग गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम पता लग गया। अब आते हैं किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं
स्टेटमेंट दे रहा हूं जी, पहले स्टेटमेंट है, फिर प्रूफ है, फिर एग्जांपल्स हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की पहले स्टेटमेंट है, फिर प्रूफ है, फिर एग्जांपल्स हैं। लिखो जी इसकी स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, the net momentum of an isolated system remains conserved. According to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of, लिखना जी, according to law of conservation of linear momentum, the net momentum of an isolated system remains conserved. The net momentum of an isolated system remains conserved. आइसोलेटेड सिस्टम बहुत जरूरी था यहां पर, साथ में लिखना हाउएवर द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम कैन एक्सचेंज momentum within the system. भाई नेट मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टिकल्स आपस में मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेट्स दैट in an isolated system the net momentum remain conserved, however the particles of the system can be, the particles of the system can exchange momentum within the system, वो आपस में मोमेंटम का चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। यार ये कोई भी सिस्टम है, इसके दो पार्टिकल्स हैं, मान लो m1 और m2 हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से इस पे फोर्स लगना नहीं है। पहले m1 की स्पीड u1 थी, m2 की स्पीड u2 थी। थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपस में, भाई बाहर से तो इंटरेक्शन है नहीं, आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, टक्कर लग जाती है इनकी। मान लो इंटरेक्शन का मतलब टक्कर लग गई, फोर्स एक दूसरे पे लगा दिया, तो आपस में इंटरेक्ट कर गई है, आपस में इंटरेक्ट कर गए। तो इंटरेक्शन के बाद इसकी स्पीड चेंज होकर v हो गई, इसकी स्पीड भी चेंज होकर v हो गई, m1 की u1 से v1 हो गई, u1 इनिशियल v1 फाइनल, m2 की u2 से v2 हो गई। ओके, अब कहानी ये है कि टक्कर लगने से पहले यानी इनिशियली टोटल मोमेंटम कितना था, पहले के पास था उसका मास उसकी वेलोसिटी, दूसरे के पास था उसका मास उसकी वेलोसिटी। देखो बेटा, टक्कर लगने से पहले यानी इनिशियली वेलोसिटी u थी, तो u से नोट किया तो m1 u1 हो गया, m2 u2 हो गया। नेट मोमेंटम क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2। या टक्कर लगने के बाद यानी फाइनली वेलोसिटीज चेंज हो चुकी हैं, पहले का मोमेंटम क्या हो चुका है, उसका मास उसकी नई वेलोसिटी, तो m1 v1, दूसरे का क्या हो चुका है, उसका मास उसकी नई वेलोसिटी। तो ये इनिशियल मोमेंटम है बिफोर इंटरेक्शन, ये फाइनल मोमेंटम है आफ्टर इंटरेक्शन। यार बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा था, अंदर ही अंदर इंटरेक्शन हुई है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, यानी कि नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मींस इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या बन गया,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। दो ही है, हमने दो के हिसाब से कर दी, चार है, चार का भी यही होगा। चारों का नेट मोमेंटम टक्कर लगने से या इंटरेक्शन से पहले जितना था बाद में भी उतना ही आएगा। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसका प्रूफ भी दे रखा है आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, हम भी कर देते हैं। तो अगली बात लिखना प्रूफ। प्रूफ के लिए बेटा टू पार्टिकल सिस्टम लेके ही कर देंगे, है ना, एक पार्टिकल m1 एक पार्टिकल m2। तो इसका यही स्टेटमेंट मान लो हमने प्रूव करनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही कह रहा ना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो हमने यही वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी है। तो चलो ये भी शुरू करते हैं, लिख लो बेटा प्रूफ में सबसे पहले कि लेट अस, ये मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, लिख लो, लेट अस कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम consisting of two masses. Let us consider an isolated system consisting of two masses m1 and m2। मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो मासेस हैं m1 एंड m2। ओके, ये हुआ हमारा आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दो मासेस हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है। ओके, एक m1 था और दूसरा m2 था। ओके, ये m1 है और ये m2 है। ओके, इसकी अपनी कुछ ना कुछ इस वक्त वेलोसिटी है, इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ इस वक्त वेलोसिटी है, भाग फिर रहे हैं इधर उधर, दोनों के पास अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम भी है। इसके पास, पहले वाले के पास जो मोमेंटम है इस वक्त वो कितना है, m1 इंटू u1। दूसरे वाले के पास इस वक्त कितना है, m2 इंटू u2। ये पहले का बेटा इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 और दूसरे का कितना है m2 u2। इन दोनों का टोटल कर दो, ये इनका टोटल क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। अब क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाती है। कहते हैं भैया बाहर के साथ तो हम कर नहीं सकते, आपस में कर लेते हैं, टकरे टुकरे मार लेते हैं जो मारनी है। इनमें आपस में इंटरेक्शन हो जाती है, ये पहले वाला है ये दूसरे वाला है, इंटरेक्शन होती है मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा देते हैं। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ये दूसरे पे लगा, सेकंड वाले पे लगा ना, तो इसका नाम मैंने रखा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये फोर्स दूसरे वाले पे लगा, ओके। और सेकंड वाला कौन सा, चुप बैठेगा, उसको पता है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसने उस पे जो फोर्स लगाया वो F2 लगाया, 2 पे लगाया 1 ने, तो इसने भी लगा दिया उतना ही। ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऊपर एरो का मतलब होता है ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ओके। ये दोनों F21 इट इज फोर्स ऑन 2 m2 ड्यू टू 1, इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बेटा ये दोनों एक दूसरे पर F21 और F12 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा F21 माइनस F12। F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इक्वल इसलिए क्योंकि इक्वल है, F12 और F21 इक्वल है। माइनस का मतलब एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, ये ऑपोजिट चल रहे हैं, ओके जी। तो ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। यहां से F21 प्लस F12 इक्वल टू 0 भी लिखा जाएगा बेटा। F21 प्लस F12 शुड बी इक्वल टू 0। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके जी। तो ये इनिशियल स्थिति थी। थोड़ी देर बाद इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन के बाद
मान लो यहां बना देते हैं, इंटरेक्शन के बाद की स्थिति ये हो जाती है कि टक्कर लगने के बाद फिर हटेंगे ना। मासेस में तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड जरूर चेंज हो जाती है, इसकी स्पीड v1 हो जाती है, इसकी स्पीड v2 हो जाती है। टक्कर लगने के बाद की स्थिति ये है कि पहले का मोमेंटम कितना हो जाता है m1 v1 और दूसरी वाली का मोमेंटम कितना हो जाता है m2 v2। ठीक है, ये p है तो इनको क्या लिख दिया, p डैश लिख दिया। p जो थे इनिशियल वाले थे, p डैश क्या थे, फाइनल वाले थे। ओके, अब बेटा यहां पे यूज होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या यूज करने जा रहे हैं फिर हम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहां यूज होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है जी, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अगर तुम्हें याद हो तो ये होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आता था। पूरा न्यूटन सेकंड लॉ मोशन दोबारा रिपीट करो। ओके, किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के इक्वल होता है। अब यार यहां पे दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों में आपस में तो मोमेंटम चेंज आ ही रहा है। अब आपस में मोमेंटम चेंज आएगा तो मैं यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं। तो मैंने लगाया न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन m1 एंड m2। किस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं हम, m1 और m2 पर। तो यार m1 यानी पहला वाला है, जब मैं इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इसका फाइनल मोमेंटम पहले वाले का माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम इक्वल टू जितना उस पे फोर्स लगा। अब पहला वाला जो m1 है उसका फाइनल मोमेंटम कितना है, ये रहा। फर्स्ट वाले का फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 v1 माइनस इसका इनिशियल कितना है, m1 u1 के नीचे टाइम टेकन इक्वल टू फोर्स। अब फर्स्ट वाले पे कितना फोर्स लगा है, दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 1। तो इस पे लगा है F12। ये पहली इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखो, ये है बेटा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है। अब इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। यार पहले वाले का फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, तो उसको माइनस कर दिया, टाइम टेकन नीचे था ही। ओके, सिमिलरली जब मैं दूसरे वाले के लिए न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लिखूंगा सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसमें भी लिखूंगा उसका फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इक्वल टू फोर्स। सेकंड वाले का फाइनल मोमेंटम कितना है, m2 v2 माइनस इनिशियल m1 m2 u2। बेटा नीचे टाइम टेकन आ गया और फोर्स, सेकंड वाले की बात हो रही है ना, तो सेकंड वाले पे कितना फोर्स लगा था, F21। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 कितना था, F21 था जी। अब ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक था भाई, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया जी। अब इसमें अगर मैं इसको इधर भेज देता हूं, अगले स्टेप में लिख लो कि मैंने क्या किया, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू क्या लिख दिया,
1 2 इंटू टी, और इसको लिख दिया, इसमें बेटा ये ऊपर चले गया, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, इसको थर्ड मान लेते हैं, और सेकंड से जो बनेगी उसको 4, इसको ऊपर भेजो, टी को भेज दो भेज दो भेज दो, m2v2 m2u2 इक्वल टू f21 इंटू टी, ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। तो एक थर्ड हो गई, एक फोर्थ हो गई, इजी मामला नहीं है, थोड़ा सा समझने में देर लग सकती है, 2 बार देखो, 4 बार देखो, वीडियो बार बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो, रोक रोक कर देखो, दौड़ा दौड़ा कर देखो, लेकिन समझ में आने तक देखो, ठीक है भाई। तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई बेटा, इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन ऐड करनी आती होंगी, जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं LHS एक साइड पे ऐड हो जाती है, RHS एक साइड पे ऐड हो जाती है। तो हमने लिखा एडिंग 3 and 4, ये भाई कर लेना, अगली क्लास में लिखवा के देखूंगा। एडिंग 3 and 4, ओके, थर्ड और फोर्थ को ऐड किया तो बेटा LHS इधर ऐड हो गई, LHS वालों को एक साइड पे ऐड कर रहा हूं, m1v1 प्लस m1u1 प्लस m2v2 माइनस, माइनस था बीच में, ये माइनस m2u2, ओके, ये LHS ऐड कर दी, ये किसके इक्वल है, ये है f12 प्लस f21 इंटू टी भी है। फर्स्ट वाला क्या था, इंटू टी, तो f12 f21 ब्रैकेट में टी कॉमन आके लिख दिया, यहां तक पहुंच गए। अब बेटा यहां तक पहुंचने के बाद इस चीज का यूज करेंगे कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इस चीज का यूज करेंगे बेटा। ये पहले तभी मैंने सब कुछ बनवा के रख दिया कि f21 प्लस f12 का सम किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा m1v1 m1u1 प्लस m2v2 m2u2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया। अब यहां पर देखो, इसको मैं लिखूंगा m1v1 और उधर से आएगा m2v2, ओके, ये दोनों मैंने यही लिख दिए, और माइनस वालों को उस तरफ लेके जा रहा हूं, उस तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके वो प्लस हो जाएंगे। जब हम दूसरी तरफ ले गए, उधर जाके प्लस हो गए, ये उधर जाके प्लस हो गया, भैया देख लो m1u1, ये भी उधर जाके प्लस हो गया m2u2, कुल मिला के निकला क्या, कुछ नहीं निकला, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ओके। ध्यान से देखो इस चेहरे को, इस इक्वेशन को, m1v1 प्लस m2v2, बेटा ये पहले वाले का फाइनल मोमेंटम है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यूज हुई है, ये दूसरे वाले का फाइनल मोमेंटम है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये दोनों का कुल मिलाकर फाइनल मोमेंटम है, यानी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दो तो पार्टिकल थे हमारे सिस्टम में, ये क्या है बच्चे, फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम, मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये सेकंड पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम, दोनों को सम करके जो निकला, क्या निकला, वो निकला सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। और देखो प्रूव होके क्या निकला कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो कर कराकर अंत में बात क्या निकली कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता भाई, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कि इट स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी यहां पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी जितना मोमेंटम पहले था
उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। ओके जी। अब इसके बाद एक छोटी सी बात और कर देते हैं कि अब कर तो दिया, जब तक एग्जाम्पल्स वगैरह ना करो फिजिक्स में तब तक कैसे बात बनती है। तो अगली बात आ जाएगी कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स हैं यार इसके, ज्यादातर एग्जाम्पल जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे लगते हैं ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी लग जाते हैं। अब इमेजिन करो कि यार एक बम है, बम क्या है भाई, बॉम्ब। ओके, इमेजिन करो दिवाली वाला बॉम्ब, कोई और बॉम्ब ना समझो। कौन सा बॉम्ब? दिवाली वाले पटाखे वाला बम। ओके, तो लेट अस कंसीडर ये एक बम है। ओके, एप्पल नहीं है, ये बम है, ये इसकी बत्ती है। ओके, अब होता क्या है कि जब हमने बम फोड़ना होता है तो क्या करते हैं, यहां पे आग लगानी होती है, और आग कैसे लगाते हैं? ऐसे करके, और भागते हैं। फिर भागते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जब ये फटेगा ना, तो ये नहीं है कि फटेगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स उस तरफ भी जाएंगे, फटेगा तो कुछ पार्टिकल्स इधर भी आएंगे। अगर इधर आ गए, मुंह वहां पे आ गए, तो मुंह फट जाएगा, जल जाएगा। तो पॉइंट यहां पर ये है, यहां पे लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगता है जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। कैसे यार? इनिशियली ये पूरा का पूरा जो बम है ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब इसकी स्पीड जीरो। स्पीड जीरो मतलब इसका मोमेंटम कितना? जीरो। अब इसके अंदर जितने भी इसके पार्टिकल वार्टिकल हैं वो सब मिलकर इसका सिस्टम बन रहे हैं, यानी पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। अब इसमें बाहर से तो कुछ होना नहीं है, बाहर से तो हमने बस आग लगानी है, होना तो अंदर ही अंदर है ना, इंटरेक्शन तो पार्टिकल की बाहर वालों के साथ है ही नहीं। यार आपने आग लगा दी, अंदर ही अंदर रिएक्शन हुई, फट गया। मान लो फटकर 3 या 4 टुकड़ों में बढ़ता है, तो अगर कुछ टुकड़े इधर जाते हैं, यानी इन्होंने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया। भाई टुकड़े उड़ेंगे तो स्पीड आएगी तो मोमेंटम तो उनमें आएगा ही आएगा। जब ये इधर को उड़े तो इन्होंने मोमेंटम गेन किया, तो यार कुछ पार्टिकल्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, ताकि नेट अब भी क्या आए? जीरो आए। क्योंकि फटने से पहले नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था? जीरो था। अगर सारे एक ही तरफ चले गए तो मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फेल हो जाएगा। तो पॉइंट यहां पर यह है कि यार अगर कुछ ने नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया तो कुछ को पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मोमेंटम गेन करना ही पड़ेगा, ताकि जितना पॉजिटिव गेन हुआ है उतना ही नेगेटिव गेन हो जाए, दोनों का सम क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्योंकि पहले क्या था? जीरो था। तो यहां पे भी क्या लगता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है। तभी जब भी कोई चीज रेस्ट पे पड़ी हुई चीज फटेगी ना, तो यार दोनों तरफ जाएगी। अगर पॉजिटिव मोमेंटम गेन हुआ है तो नेगेटिव मोमेंटम भी गेन होगा। इनिशियल जीरो है तो फाइनली भी क्या होगा? जीरो होगा। यहां पे लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, उसके अलावा एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल वही गोली बंदूक वाला। मान लो ये क्या है जी? अपना पिस्टल है, पिस्टल। ये उसका घोड़ा है। ओके, और इसमें
मैगजीन डली हुई है। ओके जी, ये पिस्टल है भाई बंदे की, ये काउबॉय वाली पिस्टल है। टिंग 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 वाली। ओके, ऐसी होती है ना उनके पास। ओके जी, ये पिस्टल हो गई। बाकी तुम समझदार हो। ओके, अब यार इसके अंदर गोली है, मान लो चल रही है, अब यहां से यहां तक पहुंच गई मतलब चल रही है। ओके, ये इसके अंदर गोली है, ये गन है, अभी अंदर है, मान लो अभी चली नहीं है, घोड़ा दबेगा तब निकलेगी बाहर। ओके जी, अभी अंदर है यार, बुलेट इज एट रेस्ट, बुलेट रेस्ट पे है, अंदर है, गन भी रेस्ट पे है। तो जब दोनों रेस्ट पे है, दोनों की स्पीड जीरो, दोनों की स्पीड जीरो तो मोमेंटम भी दोनों का जीरो, और बुलेट और गन मिलकर एक सिस्टम बने। बुलेट एंड गन इज ए सिस्टम, ये भी टू पार्टिकल सिस्टम है। बुलेट का मास छोटा m, गन का मास बड़ा M। इनिशियली दोनों की स्पीड जीरो, तो इनिशियली मोमेंटम कितना? जीरो। भाई जब गोली निकलेगी तो ये तो निकली, ये कुछ वेलोसिटी से निकलेगी ना। कैसे? कुछ वेलोसिटी से निकली ना, ये जा रही है गोली और धाड़। ओके, तो ये कुछ वेलोसिटी से निकली। भाई गोली ने घोड़ा दबते वेलोसिटी गेन कर ली, मतलब मोमेंटम गेन कर लिया। तो बुलेट के मोमेंटम गेन करने के साथ साथ गन को भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, ताकि नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आए? जीरो आए। भैया इनिशियली कितना था? जीरो था। अब बुलेट उधर जा रही है, उसने पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया, तो गन को पीछे की ओर उतना ही नेगेटिव मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, उतना ही मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, ताकि नेट मोमेंटम क्या रहे? जीरो रहे। बाद में मान लो बुलेट जो निकली वो किस वेलोसिटी से निकली? छोटे v से, और गन की स्पीड पीछे की ओर मान लो कितनी हुई? v हुई, कैपिटल V। अब गन का बेटा मास ज्यादा होता है, मोमेंटम सेम रखना है ना, तो इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम आएगी। बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो फाइनल मोमेंटम बेटा जी क्या हुआ? गन ने कितना गेन किया? mv, सॉरी बुलेट ने, गन ने कितना गेन किया? mv, कैपिटल M कैपिटल V। ये फाइनल है, इनिशियल है। इनिशियल और फाइनल क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। अब उसी हिसाब से इनिशियल तो जीरो था, फाइनल कितना? mv प्लस m इंटू कैपिटल V। यहां से कैपिटल M कैपिटल V, छोटा m छोटा v, और ये गन की स्पीड निकाली जा सकती है m डिवाइडेड बाय m इंटू v। ओके, तो यार ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। साथ में हमने क्या कर लिए? एक दो इसके एग्जांपल है, बाकी अब इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। अब ये चैप्टर अपना खत्म है बेटा, टॉपिक वाइज चैप्टर इज क्लोज्ड। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम लाइव क्लास में भी करा देंगे कुछ, और एक आधी उसके लिए क्या बना देंगे? आपकी वीडियो बना देंगे। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। बेटा फिजिक्स में कुल मिला के 5 तो चैप्टर है, सेकंड अपना खत्म हो गया, पूरा साल अभी पड़ा है, 3 अभी उसमें हमने करने हैं। तो आराम आराम से करते रहेंगे। ज्यादा फोकस किस पे रखेंगे? न्यूमेरिकल्स पे, कंसेप्ट पे रखेंगे। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। यहां तक आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।